तो डियर स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने खिलजी डायनेस्टी को शुरू किया था और उसमें खिलजी कौन थे, खिलजी क्रांति और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, जिसके कारण खिलजी वंश को माना जाता है इतिहास में, वो अलाउद्दीन खिलजी है और उसी का अध्ययन करने हम लोग जा रहे हैं। तो कल जो हमने क्रम आपको बताया था, उस हिसाब से आप कहेंगे कि ये खिलजी डायनेस्टी का दूसरा शासक है। लेकिन बीच में पढ़ेंगे आप, जब हम क्लास को एक क्रमिक ढंग से चलाना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, अलाउद्दीन खिलजी वास्तव में खिलजी वंश का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा शासक है। क्योंकि राज्याभिषेक के आधार पर अगर शासक हम लोग स्वीकार करें तो कुछ दिनों के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक नहीं कराया था और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु 19 जुलाई को होती है और अलाउद्दीन खिलजी 24 अक्टूबर को अपना राज्याभिषेक कराता है। तो इस 20 के बीच के पीरियड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुकनुद्दीन इब्राहिम, वो राज्याभिषेक करा के दिल्ली पर शासन कर रहा था। तो इसलिए अगर सैद्धांतिक रूप से या कानूनी रूप से देखा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी डायनेस्टी का अगला शासक रुकनुद्दीन इब्राहिम है और तीसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन रुकनुद्दीन इब्राहिम एक ट्रांजिशनल पीरियड में था, उसका कोई प्रभाव नहीं था, कोई महत्व नहीं था, इसीलिए कालानुक्रमिक में लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन क्रम के हिसाब से अध्ययन की गहराई के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको ये बात जाननी चाहिए और जो मैंने आपको बताया। अब देखिए कि जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी का जो अर्ली लाइफ है, जो प्रारंभिक जीवन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होनी चाहिए, तब हम मेन मुद्दे पे आएंगे। तो जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी के आरंभिक जीवन के बारे में है तो बहुत कम जानकारी है। आमतौर पे उस समय जो इतिहास लेखन की पद्धति थी दिल्ली सल्तनत के काल में, उसमें जो सत्ता में लोग रहते थे, शासन से जुड़े हुए जो लोग रहते थे, तो उनके बारे में दरबारी इतिहासकार लिखा करते थे और जो सत्ता से जुड़े हुए नहीं होते थे उनके बारे में नहीं लिखते थे। तो जहां तक अलाउद्दीन खिलजी की बात है तो इसका चाचा शासक बना था। इसके पिता, अलाउद्दीन खिलजी के पिता शासक वर्ग में शामिल नहीं थे और जलालुद्दीन खिलजी भी जो बलबन के दौर में था उस समय शामिल हुआ था तुर्क शासन में और बहुत सामान्य सैनिक के रूप में शामिल हुआ था। इसलिए इन खिलजियों का आरंभिक इतिहास दिल्ली सल्तनत में चाहे मिन्हाजुद्दीन सिराज हो, चाहे ज़ियाउद्दीन बर्नी हो या शम्स सिराज अफीफ हो, ये तीन ऐसे इतिहासकार हैं जिनके विवरणों से हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन लोगों ने बहुत गहराई से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। शासक बनने के बाद जब इतिहासकारों ने लिखा तो उससे जो जानकारी मिलती है वो ये कि ये जलाल के भाई, जलाल का भाई जिसका नाम शिहाबुद्दीन था, ये इसका पुत्र था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसके जो बचपन का नाम था वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, बल्कि बचपन में ये पुत्र जिस नाम से जाना जाता था वो गुरसस्प के नाम से जाना जाता था। किस नाम से?
ये उसका बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का। और इसके अलावा इसके 3 भाई भी थे। इन भाइयों को अगर देखा जाए तो सबसे पहले अलमास बेग उसका एक भाई का वर्णन मिलता है। दूसरे भाई तैमूर तिगीन का वर्णन मिलता है। तीसरा भाई मोहम्मद का वर्णन मिलता है। तो ये 3 भाई थे, लेकिन 3 भाइयों में इतिहास में जो विवरण मिलता है वो किसका मिलता है? तो अलमास बेग का। बस बाकी ये जो 2 भाई थे तैमूर तिगीन, ये मोहम्मद, उसका कोई विवरण हम लोग को इतिहास में नहीं मिलता है। अगर इसका जन्म तिथि के बारे में बात किया जाए तो इसके बारे में भी बहुत विवाद है, लेकिन इतिहासकारों के बीच सामान्य सा जो एक विचार उभर करके सामने आया है रणथंभौर अभियान के आधार पर, वो ये कि 1266-67 में किसी समय इसका जो है वो जन्म हुआ था। बात समझ में आई? अब देखिए, इसका जो व्यक्तिगत विचार था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बारे में थोड़ा जाना जाए। तो व्यक्तिगत विचार में सबसे पहली बात तो विचार नहीं कहा जाए, बल्कि उसके व्यक्तित्व को हम लोग मानते हैं। तो इसमें पहली बात यह है कि वो अशिक्षित था, यानी जो प्रचलित शिक्षा थी, जिसको हम लोग स्कूली शिक्षा बोल सकते हैं या पुस्तकीय शिक्षा बोल सकते हैं, उस मामले में वो अशिक्षित था। उसने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन सैनिक प्रशिक्षण से युक्त था। सैनिक प्रशिक्षण का मतलब क्या है कि उस समय जो घुड़सवारी, तीरंदाजी, ये सब बहुत अच्छे तरीके से जानता था। सबसे महत्वपूर्ण बात था कि मुसलमान होने के बावजूद भी वो नमाज, रोजा नहीं रखता था, यानी इस्लामी नियमों से बहुत आबद्ध नहीं था। तो ये सब उसके व्यक्तित्व के लक्षण थे। और इस तरीके से अगर ये सारी चीजों को आप देखें तो उससे पाएंगे कि अलाउद्दीन शरिया के प्रति, यानी शरीयत के प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखता था, शासक बनने से पहले भी और शासक बनने से के बाद भी। उसका जो व्यक्तित्व था वो पूरी तरीके से भारतीय परिवेश में पुष्पित और पल्वित हो रहा था, यानी ग्रो कर रहा था। और इसका परिणाम उसके शासन संचालन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो थोड़ी बहुत उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी थी वो हमने आपको दिया। अब देखिए, दूसरा टॉपिक जो बनेगा वो सत्ता प्राप्ति, कि आखिर उसने सत्ता की प्राप्ति कैसे की, है ना। तो इस पर जब दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि इसकी शुरुआत कल के क्लास में हमने कर दिया था। तो जहां से खत्म किया था वहां से आज शुरू कर रहे हैं। और खत्म कहां किया था? तो एक तिथि पर कि 19 जुलाई 1296 को उसने मानिकपुर, यानी कड़ा मानिकपुर में क्या किया था? अपने चाचा यानी जलाल की
आप लोग जलालुद्दीन पूरा लिखिएगा, हत्या की थी, या कहिए सही भाषा में कि हत्या करवाई थी। खुद तो किया नहीं था, मोहम्मद सलीम ने उस पर वार किया, इख्तियारुद्दीन हूद ने उसका गर्दन काट दिया। अब यहां के बाद जो घटना घटती है वो ये कि इस हत्या के बाद दिल्ली में 3 दिन का शोक आयोजित किया जाता है। तो ये 3 दिन का शोक कौन आयोजित करता है? क्या अलाउद्दीन करता है? नहीं, बल्कि जो जलाल की पत्नी थी जिसका नाम मलिकाए जहां था, मलिका ए जहां था, ये जलाल की कौन थी? पत्नी थी। और जैसे ही उसको सूचना मिली कि मेरे पति की हत्या मेरे भतीजे ने कर दी है, तो उसने 3 दिन का शोक घोषित किया। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब शासक नहीं है तो फिर उसका जो निकट का संबंधी होता है वही उसका देखभाल करने लगता है, और उस समय जो सबसे निकट का संबंधी था उसकी पत्नी थी। अब यहां पर आप गौर से देखिए कि जलालुद्दीन के 3 पुत्र थे। जलालुद्दीन के 3 पुत्र थे, उनका नाम आपको जानना चाहिए। जलाल के 3 पुत्र, उसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था जिसका नाम खानखाना था, उसके बाद दूसरा पुत्र था अरकली खां, और तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था कद्र खां। तो खानखाना की मृत्यु जो है उसके यानी जलाल के जीवन काल में ही हो गई थी। तो इस प्रकार से जलाल की जब मृत्यु हुई तो उसके 2 ही पुत्र जीवित थे, जिसमें से एक पुत्र जो था अरकली खां था और दूसरा पुत्र कद्र खां था। अब ये दोनों पुत्रों में जहां तक संबंध है तो ये जो अरकली खां था ये काफी योग्य था, और जो कद्र का था वो अयोग्य था, विलासी प्रवृत्ति का था। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको लिखे, थोड़ा ऊपर बढ़ाएं तब लिखें। इनको दिक्कत है नाम ही से, कितना नाम याद करना पड़ेगा, क्या करें सर। हाँ, अब जाके बोलते हैं ऊपर में कि सब लोग नाम सुधार लो, हमारे स्टूडेंट का नाम याद करने में दिक्कत हो रहा है। घटना को अगर क्रम से पढ़िए तिथिवार तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। 2-4 बार रिपीट करते रहिए, आपको सारा नाम याद हो जाएगा, दिमाग में बातें चली जाएगी। और रटने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आप से पढ़ाई छूट जाएगा। एक समय आएगा कि आप बोलेगा कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में रटना मना है, बल्कि रिवीजन करना चाहिए रटने की जगह पर। रटना अलग चीज है और रिवीजन करना अलग चीज है। और भी लोग हैं? हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं।
इतनी बात समझ में आ गई कि मलिका जहां जो थी उसने 3 दिन का शोक किया। उसके बाद का घटना यह है कि जो मलिकाए जहां थी यानी उसकी पत्नी थी, वो एक महत्वाकांक्षी एम्बिशियस लेडी थी। अब एक लेडी का एम्बिशन क्या हो सकता है? जब उसका हस्बैंड मर जाए तो इसका एम्बिशन यही था कि हम वास्तविक शासिका बन जाए और किसी को एक पपेट यानी रबर स्टैम्प बना ले। तो इस महत्वाकांक्षा के कारण उसने अपने छोटे पुत्र का नाम क्या था? तो कद्र खां। इसका उसने राज्याभिषेक करा दिया यानी ओथ दिला दिया। और इसका जो राज्याभिषेक कराया उसने वो कद्र खां के नाम से नहीं कराया, बल्कि इसका नाम रखा रुकनुद्दीन इब्राहिम। रुकनुद्दीन इब्राहिम। तो इस प्रकार से देखिए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद जो शासक बन रहा है अलाउद्दीन खिलजी नहीं बन रहा है। कौन बन रहा है? रुकनुद्दीन इब्राहिम। तो यहां पर आपको बताना ये चाहते हैं कि अगर सामान्य क्वेश्चंस पूछा जाता हो जनरल एग्जामिनेशंस में तो उसमें जलाल के बाद अलाउद्दीन माना जा सकता है या माना जाता है। लेकिन अगर सिविल सर्विस के क्वेश्चंस अगर आपके पास रहे तो उसमें थोड़ा इस क्रम को ध्यान से दे करके आपको आंसर करना है कि अगर क्रम में रुकनुद्दीन इब्राहिम का नाम आता है तो ऐसी परिस्थिति में आंसर रुकनुद्दीन इब्राहिम होगा द्वितीय शासक के रूप में, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। अब ये तो हो गया छोटा पुत्र। जो जीवित बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था? अरकली खां। तो ये अपने माता से नाखुश हो गया। किस बात का? कि सबसे ज्यादा योग हम हैं, तो इस तरीके से उसे कद्र खां को नहीं बनाना चाहिए था और असंतुष्ट होकर करके वो मुल्तान चला आया। चूंकि जलाल के पीरियड में वो मुल्तान का इक्तादार था या प्रांतपति था। तो ये जब सूचना मिली अलाउद्दीन खिलजी को कहा कड़ा मानिकपुर में, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न किस लिए हुआ? कि अगर अरकली खां का राज्याभिषेक हो जाता तो अलाउद्दीन को कड़े चने चबाने पड़ते और हो सकता था कि वो दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाता। काफी योग था ये। लेकिन अरकली खां के जगह पर कद्र खां आ गया तो प्रसन्न इसलिए हुआ, खुश इसलिए हुआ कि वो जानता था कि अरकली खां को कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी और साथ ही साथ सैनिक दृष्टिकोण से भी हम पराजित कर देंगे। इसके पीछे कॉज क्या था कि तुर्क अमीर किस बात के लिए गुरसस्प या अलाउद्दीन खिलजी का साथ दे रहे थे? सिर्फ एक बात के लिए कि दिल्ली सल्तनत पे जो सुल्तान है वो लिबरल है, वो उदार है। जिस ढंग से वो शासन कर रहा है उस ढंग से आने वाले समय में जो है वो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत पर एक कठोर शासक की आवश्यकता है। और अगर अरकली खां बन जाता तो तुर्क अमीर को ये लगता कि अरकली खां योग्य है, कठोर भी है, इसलिए हम अलाउद्दीन को क्यों साथ दें। लेकिन जैसे ही कद्र खां की बारी आई तो जितने तुर्क अमीर थे जो काफी वयोवृद्ध थे, शक्ति में बहुत बढ़े हुए थे, उन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये तो अरकली खां जलालुद्दीन खिलजी से भी खत्म आदमी है।
और फिर औरतों के अधीन शासन के अधीन रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से कूटनीतिकता में भी अलाउद्दीन जीत रहा था मलिका जहां की इस नीति से, और सैनिक दृष्टिकोण से भी अलाउद्दीन जीत रहा था। तो अलाउद्दीन के इस निर्णय से खुश होने के पीछे ये कारण जो अभी अभी मैंने आपको बताया वो उत्तरदायी था। अब देखिए कि अलाउद्दीन क्या कर रहा था। तो अलाउद्दीन वर्षा ऋतु यानी बरसात समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। क्यों ऐसा कर रहा था वो? कि आज के समय में रोड कंक्रीट होता है या पक्की होती है, बरसात होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो ऐसा हो गया है कि आप गांव-गांव भी में भी बरसात में जा सकते हैं। लेकिन जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं उस समय बरसात के दिनों में एक बड़ी सेना लेकर चलना काफी मुश्किल काम था। सारी नदियों में बाढ़ आया रहता था, कीचड़ होते थे, तो उसमें सैनिक का आगे बढ़ना और युद्ध करना संभव नहीं था। तो उसने बरसात के दिनों तक कड़ामानिकपुर में ही रहने का इंतजार किया, रहने का निर्णय किया। और इस पीरियड में क्या किया कि इस पीरियड में उसने दो काम किए। एक, तुर्क अमीरों के मध्य पैसे बांटे। आपको पता होगा कि देवगिरी के अभियान से उसको अकूत संपत्ति मिली थी, सिर्फ 50 मन सोना। यहाँ आज के युग में अगर किसी को 1 किलो सोना मिल जाए तो उसका पूरा जिंदगी मौज में होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसको। और जिस व्यक्ति को 50 मन सोना मिल जाए तो उसका आप अनुमान लगा सकते हैं उसके प्रॉस्पेरिटी का, उसकी समृद्धि का। और साथ ही साथ 20 मन हीरे जवाहरात जो सोना से भी ज्यादा कॉस्टली है, यानी डायमंड। तो इस तरीके से उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और उसने दिल खोल कर तुर्क अमीरों को के मध्य पैसे बांटे। और दूसरा कि तुर्क अमीरों के मध्य पद भी बांटे। तुर्क अमीरों के मध्य पदों का वितरण किया, पदों का वितरण किया। अभी शासक नहीं बना है, बल्कि शासक बनने से पहले एडवांस में पद दे रहा है कि जैसे ही राज्याभिषेक हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा ये पद क्या हो जाएगा, बोनाफाइड हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल का सिम कार्ड एक्टिवेट करते हैं ना, तो पहले डला लेते हैं मोबाइल में और कंपनी वाला बोलता है कि 12 घंटा या 72 घंटा वेट कीजिए तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, हाँ बात कर सकते हैं फिर। तो उसी ढंग से इसने सिम पहले दे दिया, यानी पद बाद में, पद दे दिया पहले और बोला कि एक्टिवेट होगा जब हम राज्याभिषेक मेरा हो जाएगा तब। जैसे एक था, इसको यहां से यहां कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे वो खुद उसका भाई था जिसका नाम था अलमास बेग, अभी आपको बताए। तो इसको उसने उलूग खां की पदवी दी। अब देखिए आज के समय में आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि दे दी इससे क्या मतलब है, लेकिन उस समय के लिए जिसको उलूग खां की पदवी मिल गई, इसका अर्थ ये होता था कि वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी है। यानी जब अलाउद्दीन शासक बनेगा तो सैनिक दृष्टिकोण से सबसे ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति बैठेगा तो वो अलमास बेग बैठेगा। इसी प्रकार से नुसरत जलेसरी एक था,
उसको नुसरत खां की उपाधि दी। इसी प्रकार से यूसुफ बेग था, उसको जफर खां की उपाधि दी। और संजर जो उसकी प्रिय पत्नी माहरू का भाई था, इसे उसने अक्ता खां की उपाधि दी। अब देखिए, 4 लोगों को उपाधियां देना बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि 4 ऐसे लोग थे जो उस समय तुर्क अमीरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। यानी 4 जिसके पक्ष में चले गए, इसका अर्थ हुआ कि सारे तुर्क अमीर पर उस व्यक्ति का प्रभाव हो गया। तो राज्याभिषेक से पहले इस प्रकार का पदों का और दौलत का वितरण किया जाना, ये अलाउद्दीन खिलजी का तुर्क अमीरों को, सारे तुर्क अमीरों को अपने पक्ष में करने का एक कूटनीतिकता थी, एक नीति थी। और जब बरसात खत्म हो गया तो अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है कि अब हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे। ठीक है। और उसके बाद दिल्ली के निकट एक सीरी जगह है, अब तो खैर वो दिल्ली के अंदर आ गया है, लेकिन उस समय बाहरी दिल्ली में पड़ता था, यहां उसने पड़ाव डाला। ठीक है। तब जब सीरी पर रुकनुद्दीन यानी जो अभी का शासक था, जब यहां आक्रमण किया सीरी पर, तो सारे जो तुर्क अमीर थे, जब लड़ने के लिए आए, जो तुर्क अमीर जितने थे, वो अलाउद्दीन की सेना से मिल गए, जो इसकी सेना थी। क्योंकि पहले ही से सब फिक्स था, तो ऐसी परिस्थिति में जब लड़ाई शुरू हुई तो जितने स्टॉलवर्ड तुर्क अमीर थे, वे सभी के सभी रुकनुद्दीन इब्राहिम को छोड़ करके अलाउद्दीन की सेना में जाकर के मिल गए सीरी में। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? तो रुकनुद्दीन इब्राहिम हार गया। तो हारने के बाद एक चालाकी किया कि मलिका जहां, रुकनुद्दीन इब्राहिम और अहमद चप, ये 3 ही आदमी मुख्य रूप से अलाउद्दीन के विरोधी हुए। तो ये लोग दिल्ली छोड़ करके कहां भाग गए? मुल्तान। कहा? मुल्तान में उनका जीवित बड़ा पुत्र अरकली खां के यहां, क्योंकि वो वहां शक्तिशाली था। तो जो भी हो, इस प्रकार से अलाउद्दीन 24 अक्टूबर, कितना? 24 अक्टूबर 1296 को अपना ओथ लिया, यानी अपना राज्याभिषेक कराया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने में सफल हुआ। तो इतना तक लिखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। समझते हुए ग्रेजुअली चलिए, सब याद हो जाएगा, घबराइए मत। ये लिखा हुआ सिर्फ 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो नाम भी आपको याद हो जाएगा। अब आपकी मजबूरी समझ रहे हैं
लेकिन धीरे धीरे आदत डालिए पढ़ने का, है ना। तो और हल्का कर दें, बोलिए तो ऊपर ऊपर वाला शुरू कर देते हैं, है ना। नहीं तो ऊपर ऊपर वाला हम भी पढ़ा सकते हैं, बोलिए तो जब एक दिन में खत्म हो जाएगा। मिठाई के दुकान में हर तरह का मिठाई रहता है ना, तो बच्चा को फुसलाने वाला भी रहता है, और एक ऐसा मिठाई रहता है इसको खाने से कुछ हो। तो आप कैसा मिठाई चाहते हैं, फुसलाने वाला? जैसा बोलिए, हमको कोई एतराज नहीं है। आए? ये एकदम दिल की बात है, यही बात तो हम पहले कह रहे थे कि वास्तविक बात है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, ये अंदर की बात बोला है, ठीक है। और हम इसी का जवाब दे रहे थे कि धीरे धीरे वजन डाल रहे हैं, आदि बन जाइएगा तो बड़ा मजा आएगा। अभी तो आप यूं ही चले आते हैं घर से, देखिए ये अपना ठुड्डी खुला रहे हैं, क्या करें, अब तो फंस गए, छोड़ भी नहीं सकते हैं, इज्जत की बात है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अलाउद्दीन शासक बना। अभी तक मामला यहीं तक है कि कैसे वो शासक बना, सत्ता की प्राप्ति कैसे की। अब जब शासक बन गया तो शासन बनने के बाद आरंभ में ही उसने 3 महत्वपूर्ण काम किए। अभी उसका साम्राज्य विस्तार नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, तो शासक बनने के बाद 3 महत्वपूर्ण काम किए। तो वो देखते हैं कौन कौन सा है, इसको मिटा दे। तो अगला जो काम है कि अलाउद्दीन के आरंभिक कार्य, मतलब शासक बनते के साथ उसने सबसे पहले कौन से काम किए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला काम जो वो करता है वो है जलाली परिवार का दमन। यहां पर जलाली परिवार आप समझ पा रहे हैं? हमने जो ये सेंटेंस लिखा कि जलाली परिवार का दमन, तो इसका अर्थ आपने क्या लगाया? वेरी गुड, कि जलालुद्दीन के परिवार का दमन। तो जलाल का जो परिवार था उसमें 3 लोग बचे हुए थे। उसमें पहला जलाल की पत्नी मलिका जहां, दूसरा उसका छोटा पुत्र कद्र खां, और तीसरा उसका प्रधानमंत्री अहमद चप। यह अहमद चप बेचारा झूठ मूठ का मारा गया। अगर इसके परामर्श को मान लिया जाता तो कभी जलाली परिवार को दिक्कत नहीं होती। इतना वफादार था, ये अगर छोड़ करके अलाउद्दीन के पक्ष में मिल जाता तो ये ज्यादा लाभ में रहता, मरता नहीं, ठीक है। लेकिन क्या कीजिए, कभी कभी वफादारी भी जो है बेवफाई बन जाती है। तो इस तरीके से जो जलाली परिवार थे वो दिल्ली से मुल्तान चले गए। कहां चले गए? दिल्ली से मुल्तान। मुल्तान किसके पास गए? वेरी गुड, तो सब तो याद आ रहा है आपको। पढ़ा नहीं, मोहब्बत कर रहा है।
अरकली खां के पास। और अरकली खां वहां काफी सुरक्षित स्थिति में था। ऐसी परिस्थिति में इनके दमन हेतु ये जलाल के तरह बेवकूफ नहीं था अलाउद्दीन के बलबन के भतीजा मलिक छज्जू को छोड़ दिया था और बल्कि गवर्नर बना दिया था। ये जानता था कि किसी न किसी समय ये विद्रोह कर सकते हैं, तो इसलिए पूर्व के शासकों के परिवार का नाश राजतंत्र में राजा की पहली प्राथमिकता होती है, जिसका निर्वहन अभी गलत है सही है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जहां तक राजतंत्र के नियम है उस नियम में ये नियम भी है कि पूर्व के शासकों के कोई अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बाद में चल करके स्थापित सत्ता के लिए खतरा हो जाता है। तो इस नियम का पालन करने हेतु अलाउद्दीन ने क्या किया साहब, तो उलूग खां, पहले बोल दिए कि उलूग खां कौन था, उसका खुद का भाई था, और जफर खां जो एक बड़ा तुर्क अमीर था, इन दोनों को कहां भेजा, तो मुल्तान भेजा कि जाओ उन लोग का खात्मा कर करके आओ। अब इन दोनों के द्वारा यानी जफर खां और उलूग खां के द्वारा दमन किया गया। दमन किया गया किसका, तो मलिकाए जहां का, कद्र खां का और अहमद चप का। अब पूरी घटना जो है वो इस प्रकार से है कि अरकली खां मुल्तान में एक दुर्ग में रहता था और काफी सॉलिड दुर्ग था, उसको जीत पाना संभव नहीं था। आज भी मुल्तान में वो दुर्ग है, देखिएगा, फिर बाद में दूसरे शासकों ने भी इस्तेमाल किया। तो ऐसी परिस्थिति में उलूग खां और जफर खां को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ा, और इसको बोलते हैं राजनीति में या राजतंत्र में युद्ध का जो कला है कि ऐसे किलों को कैसे जीता जाए, तो घेरे की नीति कहा जाता है, रिंग फेंस पॉलिसी, कि जब किला नहीं जीता जाए तो किले का रास्ता को रोक लिया जाए, क्योंकि हर किला में जो कैपेसिटी होती थी पानी की या रसद की, रसद माने खाना पीना का, वो 6 ही महीने का होता था। तो चारों तरफ से अगर घेर लिया किले को तो किले में रसद सामग्री नहीं पहुंच पाती थी, और इस कारण से किले के अंदर भूखमरी हो जाती थी। तो अंत में किला के अंदर जो राजा होता था, ये जो लोग होते थे, वो सरेंडर कर देते थे। तो जफर खां और उलूग खां ने इसी नीति का पालन किया, कोई युद्ध नहीं किया। तो अंत में जो अरकली खां था उसने प्रस्ताव भेजा एलची के माध्यम से, यानी अपने मैसेंजर के माध्यम से, कि हम किला आपके सपुर्द कर देना चाहते हैं, सारा यहां जितना चीज है सब आपका हो जाएगा, सिर्फ हमको एक पास दे दीजिए भागने के लिए, हम लोग मुल्तान छोड़ के और कहीं चले जाए। लेकिन अलाउद्दीन तो ये आदेश देकर के नहीं भेजा था, वो तो कहा था कि इसका पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो है इस प्रस्ताव को जफर खां और उलूग खां के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है कि ठीक है आप लोग जाइए, और जैसे ही वो लोग किले से निकलता है उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद एक जगह है अबूहर, उस अबूहर में आकर के अहमद चप और अरकली खां और कद्र खां की आंखें निकाल ली जाती हैं, और उसके बाद में हत्या कर दी जाती है। और मलिकाए जहां के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार ये किया जाता है कि उसको दिल्ली ला करके जफर खां के घर में रखा जाता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने शासक बनने के बाद जलाल के संपूर्ण परिवार का समापन कर दिया, और भविष्य में होने वाले विद्रोहों का जो है वो नियंत्रण कर लिया या दमन कर दिया। अब बात समझ में आई?
हाँ, तो ये नहीं किया तो क्या हुआ? जलालुद्दीन ने नहीं किया था तो लास्ट में उसकी हत्या हुई ना। तो अगर वो एक कठोर नीति का शासक होता तो ये दिन उसको नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए राजतंत्र में ये चीज जो होती है वो गलत नहीं होती है। इसीलिए जब कोई नया राजा बनता है तो पुराना राजा के जितने लोग हैं वो देश ही छोड़ देते हैं। कोई ईरान भाग गया, कोई और कहीं भाग गया, छुप जाता है कि जहां पकड़ाएंगे वहां मार देगा। या फिर देख लेता है कि ये मजबूत है और शासन करेगा तो पहले वाले को छोड़ करके आगे आने वाले शासक से मिल जाता है। यही चालाक आदमी दो काम करता है। इसलिए राजनीति में या राजतंत्र में ये कूटनीतिकता कही जाती है, डिप्लोमेसी कही जाती है। ये बुरी बात नहीं मानी जाती है, नहीं तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये तो आप समझ गए ना भाई। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय उसका था वो दो संभावित योजनाओं का परित्याग, मतलब छोड़ देना। मतलब दो ऐसी योजना जो उसके दिमाग में था लेकिन उसने उसे छोड़ दिया, लागू नहीं किया। ठीक है, उसमें से एक योजना जो थी उसकी थी कि पैगंबर बनने की। ठीक है, पैगंबर मैंने समझ रहे हैं ना? नहीं समझे तो समझाते हैं। और दूसरी जो इसको उसकी योजना थी वो द्वितीय सिकंदर बनने की। सिकंदर बनने की। अब ये दोनों योजना में वो परामर्श लेना चाहता था और इतना कठोर शासक था, लोग उससे इतना डरते थे कि कोई परामर्श देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये वो भी जानता था कि अगर और किसी से पूछेंगे तो डर के मारे मेरे मनोनुकूल बात बोल देगा और बोल देगा और चीज गलत होगी या कर लेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए उसने एक व्यक्ति को चुना जिससे वो डरता था। और वो व्यक्ति कौन था? तो अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क ये कौन था आपको पता है? तो दिल्ली का कोतवाल था। दिल्ली का कोतवाल मैंने समझते हैं, मतलब थानेदार, आप ऐसे समझिए। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली का थानेदार नहीं था, इसके पास बहुत सारी खूबी थी। जैसे ये प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का नाना था और बहुत मोटा था ये कि चल नहीं पाता था। अगर ये मोटा नहीं होता तो दिल्ली सल्तनत का वजीर होता ये। लेकिन चलने फिरने से अयोग्य होने के कारण इसे दिल्ली का कोतवाल, क्योंकि कोई शहर का कोतवाल उस शहर का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता था और सारी चीजें उसी के अधीन होती थी। और अलाउद्दीन किसी से को मानता था या डरता था या जिसकी बात मान सकता था, या अगर वो शख्स विपरीत ही बोले तो अलाउद्दीन कुछ नहीं कर सकता था। तो पूरे भारत में दिल्ली सल्तनत में सिर्फ यही था अलाउल मुल्क। इसलिए अपने इन दोनों योजनाओं पर उसने इससे परामर्श मांगा, राय मांगी। पैगंबर बनने का जहां तक बात है तो उसने कहा अलाउल मुल्क से कि हजरत मोहम्मद के
4 सहयोगी थे। और वो सहयोगी कौन कौन थे? तो अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे और अली थे। इसने कहा कि इन 4 सहयोगियों के बल पर हजरत मोहम्मद ने एक धर्म की स्थापना कर दी और फिर उसका नाम आज तक है। तो हमारे भी, यानी जिस तरीके से हजरत मोहम्मद के 4 सहयोगी हैं, उस तरीके से हमारे भी 4 सहयोगी हैं। कौन कौन? उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां और एक कौन था? अख्ता खां। तो हम इनके माध्यम से भी एक धर्म स्थापित कर दें, और जब हम धर्म स्थापित कर देंगे तो फिर मरती दुनिया तक जैसे हजरत मोहम्मद का नाम होगा, है अभी तक, वैसे ही मेरा नाम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये खुद पैगंबर बनना चाहता था। सोचिए महत्वाकांक्षा कितनी थी। और ये इस बात का इशारा करता है कि पहले भी, बीच में भी और अभी भी शासकों में ये महत्वाकांक्षा हो जाती है, चाहे वो व्यक्त करे या ना करे। तो इतिहास से हमें यह सीख मिलती है। ये आम जनता को सोचना चाहिए कि हमारा शासक की महत्वाकांक्षा कहां तक बढ़ रहा है। अलाउल मुल्क ने परामर्श दिया कि जैसे ही आप इस योजना को लागू करेंगे, वैसे ही पूरा मुस्लिम कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाएगा और आपकी सत्ता जो अभी स्थापित हुई है अभी ही समाप्त हो जाएगी। जिन तुर्क अमीरों के सहयोग पर आपने जलालुद्दीन की हत्या की, उसके परिवार का दमन किया, वो सारे तुर्क अमीर आपके विरोधी हो जाएंगे। इतना डेंजरस मामला है, समझिए बात को। ये हम हैं कि बोल दे रहे हैं, वरना अगर नहीं बोलते हम और आप इस तरह का काम करते पैगंबर बनने का, तो फिर आपकी सत्ता एक दिन भी नहीं चल पाती। तो सुलह की बात सही है, इसलिए उसने अपने इस योजना का क्या किया? परित्याग कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। अब दूसरा पर उसने विचार किया कि चलो ठीक है, ये बात तुम्हारी मान लेते हैं, लेकिन ये बात तो तुम मान लो कि हम द्वितीय सिकंदर बनना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? मतलब जिस तरीके से सिकंदर ने विश्व को विजित किया, उसी तरीके से हम भी विश्व विजय करना चाहते हैं। तो इससे तो कोई नाखुश नहीं होगा। तो अलाउल मुल्क ने कहा कि ये पॉलिसीज भी आपकी गलत है, क्योंकि सिकंदर विश्व विजय करने से पहले यूनान को पूरा विजित कर चुका था। वो था तो मैसिडोनिया का शासक, लेकिन वो यूनान को विजित कर चुका था। तो उसी प्रकार से आप भारत के शासक हैं, तो अभी संपूर्ण दक्कन बाकी है, यानी दक्षिण भारत जो है विजित करना शेष है। तो पहले आप इसको विजित कीजिए, तब ना आप विश्व विजय पर निकलेंगे। भारत ही को अभी विजित नहीं किए, हाँ बोल रहे हैं कि हम विश्व विजय करेंगे। तो पहले इसको कर लीजिए, तब हमसे पूछिएगा, तब आपको हम बताएं कि आपको विश्व विजय करना चाहिए कि नहीं। तो जवाब बहुत उचित था, इसलिए उसने अपने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने का योजना को भी परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो इस तरीके से अलाउद्दीन की 2 संभावित योजनाओं के द्वारा शुरू में ही अच्छा परामर्श देने के कारण उसके द्वारा परित्याग कर दिया गया। क्लियर हो गया कि
हो गया, बढ़ाया ऊपर। अब देखिए साहब, तीसरा जो उसका आरंभिक कार्य था, वो अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश, अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश। अब ये अलाउद्दीन ने अपने शासन के आरंभ में जो 4 अध्यादेश जारी किए, क्यों जारी किए? तो इसके लिए 4 अध्यादेश के लिए जो उत्तरदायी कारक था, जो उत्तरदायी कारक था या कारण था, जो बोलिए आप, वो 4 विद्रोह था। यानी अलाउद्दीन जैसे ही सुल्तान बना, तो बनने के बाद कंटिन्यू 4 रिवोल्ट हुए उसके शासनकाल में। एक रिवोल्ट जो हुआ वो 9 मुसलमानों का हुआ, दूसरा अख्ता खां का विद्रोह हुआ, तीसरा मंगू खां का विद्रोह हुआ, और चौथा हाजी मौला का विद्रोह हुआ। एक सिद्दी मौला है, वो जलाल के समय में था, और एक हाजी मौला। काफी कंफ्यूजन होता है, इस सबको लॉक करके रखा कीजिए दिमाग में, इधर उधर छटके नहीं, और ऑब्जेक्टिवली यही सब ज्यादा पूछता है। हम समझा रहे हैं सर, क्या बढ़ा रहे हैं। 9 मुसलमान का मतलब कि नवीन मुसलमान। तो ये कौन थे 9 मुसलमान, ये पहले जान लीजिए। तो जलाल के पीरियड में, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पीरियड में, मंगोलों का एक आक्रमण होता है, और उस समय मंगोलों का नेता था अब्दुल्ला। ये चंगेज खां का संबंधी था, यानी बेटा था, और उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन, चंगेज खां ने खुद आक्रमण किया था, यह आक्रमण की कोशिश की थी इल्तुतमिश के समय में, जिस आक्रमण को इल्तुतमिश ने डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया। उसके बाद जलालुद्दीन के पीरियड में बाज़ाब्ते तौर पे आक्रमण होता है अलाउद्दीन का, जो चंगेज खां का पुत्र था। तो इसको जफर खां और उलूग खां विफल करने में सफल हो जाते हैं। सॉरी, इसको उसका बड़ा पुत्र खान खाना विफल करने में सफल हो जाता था जलाल के पीरियड में। जब उसको गिरफ्तार करके लाया गया, तो उस समय भी उदारवादी नीति अपनाई। किसने? जलाल ने। और उनको दिल्ली के निकट एक जमीन दे दी, जो अभी के समय मुगलरपुरा के नाम से जाना जाता है, आज भी है वो मोहल्ला। और वहां 1000 मंगोल रहने लगे, और उसी में से एक मंगोल था उलूग खां, उससे अपनी पुत्री का विवाह किया था। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मंगोल मुसलमान नहीं थे, अभी तक वही बैरबेरिक कास्ट थी वो। उलूग खां का जो विवाह हुआ जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से, तो उलूग खां मंगोलों में प्रथम मंगोल था जो मुसलमान बना, और उसको देखा देखी जो 1000 मंगोल थे, उन लोगों ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तो चूंकि ये नए नए मुसलमान बने थे, इसीलिए इनको इतिहास में 9 मुसलमान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए, कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन अपनी पुश्तैनी आदत छोड़ता नहीं है। नहीं,
शेर को लोमड़ी बना दीजिए तो वो शेर ही रहेगा, लोमड़ी को शेर बना दीजिए वो लोमड़ी ही रहेगा। तो इनका जो लूटपाट का जो पुश्तैनी धंधा था वो कैसे छूट जाता? तो अलाउद्दीन के पीरियड में शासक बनने के साथ सबसे पहला सैनिक अभियान जो होता है वो गुजरात का, और गुजरात अभियान में जफर खां और उलूग खां को बहुत संपत्ति मिलती है। और ये जो मंगोल थे यानी 9 मुसलमान थे, वो भी उस सेना के भाग होते हैं, और सारी संपत्ति को इन लोगों ने हड़प लिया, उसमें से एक भी नहीं दिया। और जब जफर खां उलूग खां ने मांग की तो चारों के चारों भाग गए अपनी सेना लेकर के, और एक जो है महलक देव के पास जाके शरण लिया, और एक जो है वो देवगिरी के राजा के यहाँ जाकर के शरण ली, रायकरण के यहाँ, जो देवगिरी में उस समय रह रहा था। तो इस प्रकार 9 मुसलमानों का विद्रोह पहला विद्रोह था जिसने आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई किसको? अलाउद्दीन को। तो इसका प्रभाव पड़ा उस पर। दूसरा जो अख्ता खां, अभी अभी आपको बताया कि ये इसका रिश्तेदार था। तो तिलपत एक जगह है हरियाणा में, तो पहले सुल्तान लोग शिकार करने जाते थे, तो ये शिकार करने तिलपत में गया हुआ था, अख्ता खां भी साथ था। तो अख्ता खां की महत्वाकांक्षा वहां जाग गई। और शिकार का मतलब ये थोड़ी कि सुबह में गए शाम में चले, ये रात भर रहे सुबह में चले आए। शिकार का मतलब कि महीना 2 महीना 3 महीना वो जंगल ही में राजा रहता था पूरा लौ लश्कर के साथ। तो एक रात में अख्ता खां ने अलाउद्दीन पर हमला कर दिया, और हमले में अलाउद्दीन घायल हो गया, मूर्छित हो गया। वो गलती से समझ बैठा कि अलाउद्दीन मर गया, यानी हमने मार दिया, और उसी जंगल में उसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। और जब अलाउद्दीन को होश आया तो उसने फौरन पकड़ करके अख्ता खां की हत्या करवाई। तो इस तरीके से उसको अपने रिश्तेदारों के द्वारा भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। मंगू खां उसकी बहन का बेटा था, यानी क्या लगा? मामा लगा, वो भगना लगा। तो इसने भी विद्रोह कर दिया, और इसकी भी महत्वाकांक्षा वही थी। तो फिर इसके विद्रोह का दमन किया गया और इसकी हत्या की गई। और जो हाजी मौला था, ये फखरुद्दीन का असिस्टेंट था, सॉरी अलाउल मुल्क का असिस्टेंट था। फिर बयाना का जो काजी था मुगिसुद्दीन, उसके साथ भी रह चुका था वो। तो 2-2 स्टॉलवर्ड का असिस्टेंट रहने के वजह से इसने संपत्ति काफी अर्जित कर ली थी, बहुत ज्यादा धन दौलत इसके पास था। और इसके कारण इसने तो सुल्तान घोषित नहीं किया, लेकिन सुल्तान जिस ढंग से रहता था उसी ढंग से ये भी अपने घर में रहने लगा। मतलब कि अपने घर के सामने हाथी बंधवाया। उस समय हाथी सिर्फ सुल्तान के घर के सामने बन सकता था, ये पता है कि नहीं आपको? ये पहचान थी। बाकी सामान्य व्यक्ति या कोई पदाधिकारी अपने घर के आगे सुल्तान नहीं, सॉरी हाथी नहीं रख सकता था। और दूसरा कि नौबत बजाने लगा, यह भी विशेषाधिकार था सिर्फ राजा का, कि उसी के घर के सामने नौबत बजती थी। नौबत मैंने समझते हैं, आजकल शादी ब्याह में राजपूतों के यहाँ देखते होंगे कि 2 आदमी ऐसा घुमा हुआ तुड़तुड़ी रहता है, अब वो ऐसे फूकता है, बजता है। तो शादी ब्याह में ये सब होता है। नहीं, शहनाई दूसरी है। शहनाई तो इतना बड़ा होता है, वो बिस्मिल्लाह का बजाया करते थे, उसके अलग धुन होते थे। लेकिन जैसे शादी होता है, खासतौर से राजपूतों के यहाँ चलता है कि दरवाजे पर 2 आदमी ऐसा कंगूरा की तरह घुमावदार बाजा होता है, उसको ऐसे कोई आया वीआईपी तो तुर 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 ऐसे कर करके बजाता है, मैंने स्वागत किया।
तो उसी ढंग से राजा जब गद्दी पर बैठने के लिए आता था तो तुड़तुड़िया बजता था। हाँ, ठीक पकड़े आप। तो ऐसी विशेषाधिकार किसी व्यक्ति को नहीं था। तो हाजी मौला ने जो है वो साहब नौबत बजवाना भी शुरू किया और हाथी रखना भी शुरू किया। तो ये तो सुल्तान के संप्रभुता के खिलाफ था। इस तरीके से हाजी मौला का भी दमन किया। तो ये 4 विद्रोहों के कारणों की जांच की इसने कि आखिर ये जो विद्रोह हुए इसके क्या कारण थे। कारणों की जांच की और जांच करने के बाद इसके समाधान हेतु चार अध्यादेश जारी किए। इसके समाधान हेतु क्या किया उसने? 4 अध्यादेश जारी किया कि इन्हीं कारणों से जो है वो विद्रोह हो रहा है, तो हम इन कारणों को ही खत्म कर देते हैं। सबसे पहला कि उसने जागीर एवं इनाम की भूमि को खालसा कर दिया, को खालसा कर दिया। मतलब समझे कि इसके पहले जितने तुर्क शासक थे सबों ने तुर्क अमीरों को जागीर दे रखी थी। बहुत सारे धार्मिक वर्गों को इनाम की भूमि दे रखी थी। इनाम का भूमि माने करमुक्त भूमि। और ये लोग काफी धनी हो गए थे, काफी संपन्न थे और इन्हीं लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता था। तो इसने सोचा कि अमीरों से धन अगर छीन लिया जाए तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है जितने जागीर और इनाम की भूमि थी सभी को छीन लिया और सभी को खालसा कर दिया। खालसा का अर्थ क्या होता है कि सरकारी भूमि। तो इस प्रकार पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सरकारी भूमि किसी के पास थी, ये किसी सुल्तान रखता था, तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा उसने जो किया कि गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन। हम पुनर्गठन शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कारण बता रहे हैं कि एक्चुअली में गुप्तचर विभाग का गठन किया था बलबन में, लेकिन बलबन के द्वारा गुप्तचर विभाग का जो सर्वप्रथम गठन किया गया वो काफी सशक्त नहीं था। अलाउद्दीन ने क्या किया चेंजिंग कि बाज़ाब्ते तौर पे गुप्तचर विभाग को एक मंत्रालय का दर्जा दिया और उसका मंत्री बरीदे मुमालिक कहा गया और उसमें 2 प्रकार के गुप्तचर नियुक्त किए गए, एक बरीद और दूसरा मुन्हियान। बरीद एक ऐसा गुप्तचर होता था कि जो एक स्थान पर रह करके गुप्तचरी करता था और मुन्हियान एक ऐसा गुप्तचर होता था जो भेष बदल करके घूम करके गुप्तचरी करता था। इसके अलावा उसने स्त्री गुप्तचर का एक नया वर्ग क्रिएट किया जिसको बोला जाता था कुटनी। कुटनी नाम सुने होंगे आप लोग। आमतौर पे आप लोग कुटनी उस औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं जो झगड़ा लगाती है एक दूसरे के बीच में, यानी वो घर में जाके उसका शिकायत और वो घर में उसका शिकायत। यहां उस कुटनी की बात नहीं हो रही है, यहां ऐसी औरत का जो घर घर जा करके गुप्तचरी करती थी, यानी भेद लेती थी। और एक नया परिवर्तन अलाउद्दीन ने यह किया कि अगर कोई गुप्तचर है तो उसके
गुप्तचर पर भी गुप्तचर लगाया जाता था कि वो गुप्तचरी ठीक से कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सूचना उसको मिली और सूचना छुपाने के लिए उसने घूस लेकर के छुपा लिया और सुल्तान के समक्ष सूचना नहीं दी। तो इस तरीके से बरीद और मुन्हियान के माध्यम से सारे अमीरों के गुप्त योजनाओं की जानकारी उसको होने लगी। देखिए यहां पर एग्जाम्पल देना चाहते हैं आपको ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ जाइए कि इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन वो दुनिया में बहुत पावरफुल माना जाता है। सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा यहां पर कहना यह है कि उसकी तुलना में सैनिक दृष्टिकोण से और भी देश मजबूत है, लेकिन और देश की स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन इजराइल की क्यों स्थिति दुनिया में सर्वोच्च है? तो उसके लिए सिर्फ एक कारण अकाउंटेबल है कि उसका इंटरनेशनली स्पाइंग बहुत स्ट्रांग है, अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचरी, जिसके लिए उसने बाज़ाब्ते तौर पे एक संस्था बना रखा है जिसका नाम है मोसाद। और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल आपको देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ थोड़े दिनों के लिए। उसमें शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि ईरान का टॉप मोस्ट मिलिट्री कमांडर एक एक करके लगभग 15-20 कमांडर को ढेर कर दिया उसने एक ही रात में। और हद तो यह कि जिस कमरे में वो कमांडर सोया रहता था उसी कमरे में जाके मिसाइल गिरता था खिड़की से। कितना एक्यूरेसी थी! इसके पीछे क्या कॉज था? तो उसके जितने कमांडर थे सभी पर मोसाद का गुप्तचर लगा हुआ था। और सभी का पर मोसाद ने किस ढंग से गुप्तचरी लगाई? तो इतना आसान था, जैसे यहाँ का चीफ होगा जो मिलिट्री का इंडिया का, उसकी सुरक्षा कोई कोई भेज सकता है, तो वो भी एक देश है, उसका कैसे भेद गया? तो वो गुप्तचरी में औरतों का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान के जितने टॉप मोस्ट मिलिट्री लीडर थे वे सब यहूदी औरतों के साथ रह रहे थे, और वो जितनी यहूदी औरतें थी वो गुप्तचरी थी और सब मुसलमान बनी हुई थी। तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो अब आपको कुटनी का राज समझ में आ गया कि अलाउद्दीन कितना चतुर था कि उसने कुटनी बहाल कर रखा था। सारे अमीरों पर नजर रखो और जहां सूचना मिलती थी वो फौरन उसको पकड़ लेता था। तो ये दूसरे अध्यादेश के तहत ये गुप्तचर का पुनर्गठन किया। उसके बाद तीसरा अध्यादेश में उसने क्या किया साहब? हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो इससे आपको क्या मतलब है? आप मुख्यमंत्री बनिएगा तब? और इनका कहना है हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम भी काम करेंगे, यही कहना चाहता है। देखिए बोल ही रहा है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद है मद्य निषेध। मद्य निषेध समझते हैं? शराब पर पाबंदी लगा दी। उसने देखा कि जितने अमीर हैं सब शराब पी करके और उसी समय हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं, पीते हैं और मेरे खिलाफ पॉलिसी बनाते रहते हैं, इसीलिए शराब पर ही पाबंदी लगा दो। और आपको सुनकर ये ताजुब होगा कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में शराब पर पाबंदी अगर किसी दौर में सफल रही है तो वो अलाउद्दीन का समय था। पाबंदी लग गई तो लग गई। फिर ये नहीं कोई देहात में चुआ रहा है, कोई वहां चुपके से बेच रहा है, या कोई बैलगाड़ी से शराब बना के शहर पहुंचा रहा है, ऐसा कोई घटना नहीं। क्यों? क्योंकि बरीद उसका बहुत मजबूत था।
अगर किसी ने कोशिश की भी तो उसको सीधा टांग दिया गया। तो थोड़े से एग्जाम्पल प्रस्तुत किया तो सारे ने शराब पीना ही छोड़ दिया कि ना, मान लिया पी भी लिए तो पकड़ाएंगे तो क्या होगा, सीधा टांग देता है भाई ऊपर। तो उसका मद निषेध पूरी तरीके से सफल रहा। और सबसे जो कष्टदायक चीज था वो ये था कि अमीरों की महफिल, अमीरों की महफिल और विवाह पर प्रतिबंध, और विवाह पर प्रतिबंध मतलब समझे आप कि पहले क्या था कि अमीर मने समझ गए, आज का ब्यूरोक्रेट्स, आज के ब्यूरोक्रेट्स का दिल्ली सल्तनत में जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो अमीर, यानी अमीर बोले इसका मतलब कि जितने ऑफिसर्स उस समय बहाल होते थे वो इसी वर्ग से होते थे। तो ये लोग आपस में शाम में बैठक किया या कोई महफिल की और उसमें सुल्तान के खिलाफ प्लान बनाया, या विभिन्न अमीरों के बीच शादियां जो हुई आपस में तो उससे वो काफी मजबूत हो गए। तो इसने कहा कि अब कोई अमीर महफिल आयोजित ही नहीं करेगा खाने पीने का यार, और आपस में विवाह नहीं करेगा। अब बताइए अमीर जो ब्यूरोक्रेट्स होगा वो चपरासी से विवाह करेगा? हर कोई अपना लेवल का खोजता है। इसने पाबंदी लगा दी कि एक अमीर दूसरे अमीर के घर में शादियां नहीं करेगा, और अगर बहुत जरूरी है तो हमारे परमिशन से हम पूरा छानबीन करेंगे। तो छात्रों ये जो 4 अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस है, जो अलाउद्दीन ने अपने शासन के आरंभिक काल में जारी किए, ये चारों के चारों अध्यादेश उसके जीवन काल में सफल रहा। इसलिए सुल्तान बनना, गद्दी प्राप्त करना, विद्रोह का दमन करना और उस विद्रोह के अस्थायी समाधान के लिए 4 अध्यादेश, ये सारे के सारे उसके सफल कार्य थे। अब चूंकि समय अनुमति नहीं दे रहा है, आपका चेहरा भी बता रहा है कि थोड़ा थक गए हैं आप, तो टॉपिक लंबा है। तो अलाउद्दीन के साथ और भी बहुत सारी बातें जुड़ी हुई, जैसे अलाउद्दीन का साम्राज्यवाद, जैसे अलाउद्दीन के सैनिक सुधार, अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण, इस पर प्रश्न आते हैं। तो ये सब कल से चूंकि एंशिएंट भी साथ साथ चलेगा तो हम लोग शुरू में एंशिएंट पढ़ लेंगे और फिर सेकंड क्लास में हम लोग अलाउद्दीन का एक एक टॉपिक डेली हम लोग क्लियर करेंगे, ताकि आप पर बोझ भी नहीं लगे। और हम चाहते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आता रहे। भाई साहब कल बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि सर हौच पौच हो रहा है मामला, ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा हम अपना सुस्त कर देते हैं कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली समझिए। आप ही ने कहा था कि इतना पढ़ा दे रहे हैं कि सब हौच पौच हो जा रहा है, हम बाइफिरकेट कर दे रहे हैं, थोड़ा सुस्त चल रहे हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। अनुमति दीजिए। धन्यवाद।